अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू लेक्चर क्लास 9th चैप्टर नंबर 16 का लेक्चर नंबर 3। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये एक बायो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का। तो बायो मॉलिक्यूल के बारे में इंट्रो हमने देखा था, उसके बाद फिर हमने बैलेंस डाइट के बारे में देखा था कि बैलेंस डाइट के अंदर कौन कौन से जो है वो मटेरियल आता है, ठीक है। तो आज हम बायो मॉलिक्यूल का फर्स्ट हम बायो मॉलिक्यूल देखने जा रहे हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है कि ये एक बायो मॉलिक्यूल है, ठीक है। बायो मॉलिक्यूल मीन के ऐसा मॉलिक्यूल जो कि लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके अंदर उसके एलिमेंट्स की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन, ठीक है। यानी इसके मेन एलिमेंट्स क्या हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें, कार्बोहाइड्रेट्स आर अ बायो मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़, इनका एक जनरल फार्मूला होता है, जिस तरह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था हमने जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला आपको बताया कि ये चीज़ मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एक्सप्लेन की थी कि एक ये जो इस तरह की क्लासेस होती हैं उनका एक जो फार्मूला होता है, वो तमाम क्लासेस जो होती हैं वो उस फार्मूले को फॉलो करी होती हैं। उसी फार्मूले के तहत उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बनता है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर टोटली उस फार्मूले को फॉलो कर रहे होते हैं। इसी तरह जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो इसी फार्मूला को फॉलो कर रहे होते हैं। ये इनका जनरल फार्मूला है, ठीक है। तो अगर हम इनकी सेंसेस की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की सेंसेस की, ठीक है, कि ये प्रिपेयर कहाँ पे होते हैं, ये प्रिपेयर होते हैं प्लांट्स के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे प्रिपेयर होते हैं, प्लांट्स में, ठीक है। और प्लांट्स के किस पार्ट में प्रिपेयर होते हैं, लीव्स के अंदर, ठीक है। और लीव्स के अंदर आपको पता है कि कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किसकी मौजूदगी में होता है, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। और इसके अंदर कौन से दो केमिकल मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, और हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, जो कि आपको पता है कि लिविंग थिंग्स आगे जो एनिमल्स होते हैं वो इसको सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज, ठीक है, ये आगे मतलब ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, इसको बोलते हैं पोलीमराइज, ठीक है। पोलीमराइज होने का मतलब यह है कि ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल अटैच होके हमारे पास फर्दर यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, जिसमें हमारे पास स्टार्च आ गया, सुक्रोज, सेलुलोज, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जस्ट कार्बोहाइड्रेट हमारे पास एक ग्लूकोज की फॉर्म है, नहीं, बल्कि और भी कार्बोहाइड्रेट की बहुत सारी किस्में हैं। जस्ट मैं जनरल के बारे में बता रही हूँ कि मोस्टली ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इस टाइप की चीज़ें बनती हैं, वो आपस में मिल के हमारे पास एक न्यू कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म स्टार्च, सुक्रोज, सेलुलोज ये बनाती हैं, ठीक है। तो अब ये जो स्टार्च, सुक्रोज और सेलुलोज ये आगे फिर स्टोर कहाँ पे होती हैं, स्टोर इन फ्रूट्स, यानी कि ये फ्रूट्स में एंड वेजिटेबल्स में क्या होती हैं, स्टोर हुई होती हैं। और फिर इन्हीं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जब हम लोग खाते हैं तो फिर हमारी बॉडी के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स जाते हैं, ठीक है। अगर ग्लूकोज का जनरल फार्मूला देखें, ग्लूकोज के 6 कार्बन होते हैं, इस तरीके का इसका जनरल फार्मूला होता है। मैं थोड़ा सा छोटा इसका ड्रा कर लेती हूँ, ठीक है। इस तरीके का इसका जो होता है वो कार्बन अटैच होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास होता है कार्बन, इसमें हमारे पास OH और इधर H और यहाँ पे भी H होता है। उसके बाद कार्बन नंबर 2 पे C डबल बॉन्ड O होता है। कार्बन नंबर 3 पे हमारे पास OH इस तरफ होता है और H इस तरफ होता है। यहाँ पे हमारे पास OH और H, इधर OH और H, OH और H और H, ठीक है। इन सबको ओवरऑल काउंट कर लें तो हमारे पास सी क्या होंगे, 6 होंगे, हाइड्रोजन 12 होंगे और ऑक्सीजन कितने होंगे, 6 हैं। ये कार्बन का स्ट्रेट चेन फार्मूला है, सॉरी ग्लूकोज का। ये यही जो है ना
ये जो 6 वाला कार्बन होता है, यहाँ से इसका ऑक्सीजन आगे वापस इधर आके अटैच हो जाता है, हमारे पास ये एक रिंग साइज का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, रिंग नुमा स्ट्रक्चर इसका बन जाता है इस तरह का। ठीक है, ये हमारे पास कार्बन 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4 और 5 और यहाँ पे 6 यहाँ पे अटैच होता है, ऊपर होता है। ठीक है, अलग से होता है। तो कार्बन नंबर जो 1 होता है उसमें हमारे पास OH ग्रुप ऊपर लगा होता है और H ग्रुप नीचे होता है। कार्बन नंबर 2 में H और OH, जबकि कार्बन नंबर 3 जैसे यहाँ पे देखिए सेटिंग चेंज हो गई थी, ये OH और H हो गया। कार्बन नंबर 4 भी हमारे पास H और OH हो गया और यहाँ पे H और एक C हमारे पास, मैंने आपको बताया था इधर बायर अटैच होगा। ठीक है, ये दोनों ग्लूकोज की फॉर्म है। ये ग्लूकोज का स्टेट चेन स्ट्रक्चर है और ये ग्लूकोज का रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर है। आपको पेपर में दोनों आ सकते हैं कि राइट दी स्टेट चेन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड राइट दी रिंग फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। स्टेट और रिंग दोनों, यानी कि यही वापस रीअरेंज होकर रिंग की फॉर्म में होते हैं। इसके अंदर भी अगर टोटल आप काउंट करें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यही, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम जो है वो यही होंगे। अब यही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में मिलते हैं तो हमारे पास नए मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे ठीक है, मैं यहाँ पे एक और फार्मूला लिख लेती हूँ कि हमारे पास ग्लूकोज और दूसरी चीज़ हमारे पास होता है फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भी हमारे पास सेम इसी, और उसका जनरल फार्मूला भी यही होता है C6H12O6। ठीक है, जैसे उसके स्ट्रक्चर की थोड़ी सी अरेंजमेंट डिफरेंट होता है वहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे नहीं होता, ये मैंने थोड़ा सा ये फ्रुक्टोज का लिख लिया है, इसका यहाँ पे होता है। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सॉरी इस तरीके का होता है। ठीक है, वो जो मैंने स्ट्रक्चर अभी ड्रा किया हुआ था वो किसका है, फ्रुक्टोज का ड्रा किया हुआ था। ठीक है, तो अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बनता है जिसको बोला जाता है सुक्रोज। ठीक है, जो कि हम अपने घरों में जो शुगर यूज़ करते हैं वो बेसिकली यही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप इसका स्ट्रक्चर बना लूँ तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके का है। यहाँ पे भी H और अब ये जो रिंग मैंने बनाया है आपके सामने, ये बनाया है ये वाला, ठीक है, ग्लूकोज का, और ये जो रिंग बनाया ये मैं बनाया फ्रुक्टोज का। इसमें हमारे पास 5 मेंबर रिंग बनता है और ग्लूकोज में 6 मेंबर रिंग बनता है। अब इसका जो कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे आप देखें H अटैच था और ये देखें H, और यहाँ पे ये जो OH है ये इनके दरमियान में एक बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद इसका एक कार्बन इधर होगा और उसका फिर ये जो साइड है यहाँ पे भी एक कार्बन इधर बाहर की तरफ होगा। उसके बाद यहाँ पे इसका कार्बन नंबर 3 ये वाला बन जाएगा, यहाँ पे H और OH। तो बाकी इसकी अरेंजमेंट जो मैंने इधर लिखी है वो इसी तरीके से होगी। कार्बन नंबर 3 में OH जो है वो रिंग के अंदर की तरफ होगा और बाकी हमारे पास इसी तरीके से होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा किया ये किसका स्ट्रक्चर है, सुक्रोज का। जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक यूनिट इनका यही ग्लूकोज फ्रुक्टोज यही होते हैं, यही आपस में मिलके बड़े कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। तो ये हमारे पास कौन से सुक्रोज है। अगर हम इसका फार्मूला देखें, इसको टोटल आप कार्बन काउंट करें तो कार्बन इसके अंदर 12 होते हैं, हाइड्रोजन इसके अंदर 22 होते हैं और ऑक्सीजन इसके अंदर क्या होते हैं 11। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, ये किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सुक्रोज का। तो ये फार्मूला जो मैंने आपके सामने लिखा है ये बेसिकली किसका फार्मूला है, ये टेबल शुगर का फार्मूला है जो कि हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, टेबल शुगर। ठीक है, जैसे टेबल साल्ट है ना, ये NaCl सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट है जो हम घरों में साल्ट यूज़ करते हैं। तो ये हम घरों में जो शुगर यूज़ करते हैं उसका फार्मूला है सुक्रोज। तो ये मैं आप दो मतलब यूनिट वाला कार्बोहाइड्रेट, इसी तरह 2 से जब ज़्यादा यूनिट मिलेंगी तो हमारे पास बन जाता है स्टार्च। ठीक है, 2 से ज़्यादा यूनिट जब आपस में मिलती हैं स्टार्च, या हमारे पास होता है सेलुलोज, या हमारे पास होता है ग्लाइकोजिन। ठीक है, ये हम आप समझ लें कि हायर कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें हमारे पास ज़्यादा, ये हमारे पास सिंगल यूनिट वाला है, ये सिंगल यूनिट वाला कार्बोहाइड्रेट है, ये 2 यूनिट वाला कार्बोहाइड्रेट है, और ये बहुत ज़्यादा इसमें यही आप समझ लें कि अब तो हज़ारों की तादाद में ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट आपस में अटैच होते हैं तो स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजिन बनते हैं। ठीक है, जैसे
ये इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप देखें इस तरफ भी एक यूनिट अटैच है, इस तरफ भी, और दरमियान में जो यूनिट है उसके साथ उन्होंने एन लिखा हुआ है। ये एन लिखने का मतलब ये है कि इसकी कोई हद नहीं है कि ये कितने यूनिट आपस में अटैच होकर स्टार्च बनाएंगे, ठीक है। इसका जब हम फार्मूला लिखेंगे तो इस फार्मूले C6H10O5 के बाहर एन लिख लेंगे। तो एन का मतलब ये है कि इसकी कोई हद नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास कितने ये जो है वो आपस में अटैच होंगे, ठीक है। अब हम कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से हमारे बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम अपने जैसे आपको याद हो हमने पीछे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन सी फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बैलेंस डाइट के अंदर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। तो जब हम यानी कि खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे स्टार्च ग्लाइकोजन की फॉर्म में ले रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को जब हम अपने बॉडी में लेंगे तो यानी कि जो फूड हम ले रहे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा बायो के अंदर, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो भी फूड हम लेते हैं उसके आगे फर्दर ब्रेक डाउन होती है, और उसकी ब्रेक डाउन से हमारे पास, अगर हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन से हमारे पास जो यूनिट बनता है वो हमारी बॉडी में क्या बनेगा, ग्लूकोज। यानी कि ये कौन सी फूड ले रहे हैं, यानी कि ऐसी फूड जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट अगर प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था ग्रेन से बनी हुई चीज़ें, ग्रेन्स यानी राइस, गंदम, उसके बाद बेकरी के जो आइटम्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद पोटैटोज़, ये सारी चीज़ों के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को जब हम अपने बॉडी में फूड के तौर पर लेके जाते हैं तो उसकी ब्रेक डाउन से हमारे बॉडी में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। अब ग्लूकोज एक ऐसा केमिकल है कि जो कि आसानी से हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है, इजीली अब्जॉर्ब इन ब्लड, ठीक है। ये आसानी से जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अराउंड कैपिलरीज होती हैं, ये सारी चीज़ें आपने बायो में पढ़ी होंगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैपिलरीज़ का पूरा गुच्छा प्रेजेंट होता है, ब्लड कैपिलरीज़ का, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फूड के अंदर वो आगे कैपिलरीज़ के अंदर डिफ्यूज़ होकर ब्लड में चले जाते हैं। अब ये जो ग्लूकोज एक ऐसा न्यूट्रेंट है जो कि आसानी से ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है, और ब्लड के थ्रू ये हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ जहाँ जहाँ पे इसकी ज़रूरत है और प्लस डिफरेंट आर्गन्स तक जाता है, और उनको फिर आगे क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी आर्गन्स को ये जाके क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी, ठीक है। अगेन मैं इसको एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि अगर हम कोई फूड ले रहे हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हैं, तो फूड के ऊपर जो हमारे डिफरेंट बॉडी में इंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम या डाइजेस्टिव जूसेस, आपको बताया कि हमारी खुराक का हजम होने का जो प्रोसेस है वो मुंह के अंदर से ही शुरू हो जाता है। मुंह में कुछ चीज़ें हजम होती हैं, फिर मैदे में जाती हैं, मैदे से हजम होकर छोटी आंत में जाती हैं, और छोटी आंत से जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत हैं वो ब्लड में चली जाती हैं, जो नहीं ज़रूरत हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम में, और रेक्टम से फिर हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं, ठीक है। तो अब वो ग्लूकोज जो कि ब्लड में अब्जॉर्ब हुआ तो वो हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ और आर्गन तक पहुंच जाता है, और फिर उनको क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद अब आप देखें कि जो हम खाना खाते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो एट अ टाइम पूरा खाना जाके हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे, ठीक है। अब कुछ वो चीज़ जो यानी कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो ग्लूकोज तो यूज़ हो जाता है, एनर्जी प्रोवाइड कर लेता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो कि अभी उस टाइम यानी कि हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, वो जाके जिस्म के डिफरेंट अज़ा के अंदर डिफरेंट के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब यही जो ग्लूकोज है हमारे डिफरेंट यानी कि यूज़ करने के बाद जो बाकी एक्स्ट्रा रह जाएगा, स्टोर इन डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन एज ग्लाइकोजन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ये किस फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में मोस्टली। यानी कि ये किधर स्टोर होता है, लीवर के अंदर, यानी कि जो हमारा जिगर है, ठीक है, जो आम ज़ुबान में जिसको कलेजी बोलते हैं, उसके अंदर स्टोर होता है। यानी कि ये कौन सा ग्लूकोज स्टोर हुआ है जो कि उस टाइम हमारी बॉडी के अंदर यूज़ नहीं हो रहा होता क्योंकि यानी कि जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है बॉडी
उस ग्लूकोज को वो यूज़ कर लेती है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा जो कि उस टाइम यूज़ नहीं हो रहा होता, वो हमारी बॉडी के डिफरेंट आर्गन जैसे कि लीवर में किस केमिकल की फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन भी एक कार्बोहाइड्रेट है, और जब हमारी जिस्म को ज़रूरत होती है तो इसकी फिर ब्रेक डाउन होके अगेन ये ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से फिर अगेन ये डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाके उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि ये स्टोर होके रहता है। अब आप देखें कि सपोज़ कि जब आप खाना सुबह का खाना खाते हैं, आप बहुत फ्रेश महसूस करते हैं, फिर आप अगेन अभी आपको आपकी बॉडी के अंदर मौजूद यानी कि जो चीज़ें आपने खाई हुई होती हैं वो काफ़ी होती हैं कि आप यानी अभी आपको भूख महसूस नहीं हुई होती, तो आप दोबारा दिन का खाना खा लेते हो। ठीक है, तो लेकिन जब आप सुबह नाश्ता करके दिन का खाना भी ना खाओ, आपको थोड़ी सी यानी कि आप एनर्जी आपको लगेगा कि आपके बॉडी में एनर्जी नहीं है। ठीक है, फिर आप शाम को भी खाना ना खाओ, फिर आप दूसरे दिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन स्टोर हुआ था वो मुकम्मल यूज़ हो गया। एक टाइम ऐसा अगर आप सलसल 3-4 दिन खाना नहीं खा रहे, तो आपकी बॉडी में मौजूद तमाम कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टोर हुआ था ग्लाइकोजन की फॉर्म में, वो सारा यूज़ हो जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल अपने आप को इतना वीक महसूस करेंगे कि आप बेड से भी उठ नहीं सकेंगे। ठीक है, तो यानी आप ये समझ लें कि बाद में यूज़ के लिए या इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ के लिए जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है वो जाके किसके अंदर स्टोर हो जाता है, लीवर में स्टोर हो जाता है। किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो उसके बाद अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, 1 ग्राम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारी बॉडी को 4.2 कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है। 4.2 कर किसके 1 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, 4.2 कैलोरीज। ये आपको एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन का जो 1 ग्राम है, 1 ग्राम जो है वो कितना एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन आ सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कार्बन का जो 1 ग्राम है वो 4.2 कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है, और कार्बन यानी हमारी बॉडी के डिफरेंट अज़ा के अंदर ये किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ ये भी होती है कि जब किसी यानी कि एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो ग्लाइकोजन में स्टोर होने के अलावा भी अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट शामिल हैं, तो कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसा भी होगा कि जो हमारी बॉडी में फैट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो कि फिर आपको क्या करेगा, काज ओबेसिटी, यानी आप यानी मोटे होना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर ओबेसिटी काज करेगा। यानी कि ये एक्स्ट्रा यानी कि आप देखें कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम इन जस्ट आप एक्सरसाइज करके आप अपना वेट कम कर सकते हो। नहीं, एक्सरसाइज वेट कम करने में जस्ट 10% मैटर करती है, ज़्यादातर आपकी डाइट मैटर करती है। यानी आप खाने में अगर मुसलसल, जैसे मैंने पीछे आप कल हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था बैलेंस डाइट का, उसमें हमने देखा था कि कोई भी जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है उसकी एक्सेस जो है वो भी नुकसानदायक है और उसकी डेफिशिएंसी भी नुकसानदायक। यानी किसी एक न्यूट्रिएंट को आप बहुत ज़्यादा यानी कार्बोहाइड्रेट ही अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक, या आप जस्ट प्रोटीन ले रहे हैं वो भी नुकसानदायक। यानी सब चीज़ों को प्रॉपर प्रोपोर्शन में बैलेंस फॉर्म में लेना है, तब हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर वर्क करेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो हम डेली बेसिस पे खाना खा रहे होते हैं, जितनी हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायर होती है वो आगे यूज़ हो जाता है ग्लूकोज, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एज अ ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ग्लाइकोजन स्टोर हो तो वो तो सही है, यानी कि जब आपको ज़रूरत होगी तो वो उसकी ब्रेक डाउन होकर आपको आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहेगी। लेकिन जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रहे हैं और दिन में बार बार चीज़ें खा रहे हैं, आपको भूख नहीं भी लग रही फिर भी खा रहे हैं, तो उस टाइम वो जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होगा वो ग्लाइकोजन में स्टोर होने के अलावा आपकी बॉडी में फ़ैट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपके अंदर ओबेसिटी काज करेगा। और ओबेसिटी से आपको बताया कि फर्दर कितनी तरह के प्रॉब्लम्स हो। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। इनका जनरल फार्मूला CnH2O होल N होता है। और अगर इसकी सेंसिस की बात करें तो ये प्लांट्स के अंदर, प्लांट के लीव्स के अंदर प्रिपेयर होता है, और ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है जो कि बार बार हम पीछे भी डिस्कस करते आए हैं।
तो इनका जो बेसिक यूनिट ग्लूकोज है वो फर्दर पॉलीमराइज होकर हायर कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, सुक्रोज और सेलुलोज बनाता है। उसके बाद फिर हमने में कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन फार्मूला और रिंग फॉर्म वाला फार्मूला डिस्कस किया। उसके बाद फिर जब दो ग्लूकोज मालिक्यूल आपस में मिलते हैं तो हमारे पास 2 यूनिट वाला कंपाउंड बन जाता है सुक्रोज, जो कि टेबल शुगर है। उसके बाद फिर देखा कि फर्दर ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन से हमारे पास हायर कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन जनरेट होते हैं। फिर हमने इसकी सोर्सेज के बारे में देखें कि यानी कि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट को फूड के अंदर लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में उसकी ब्रेक डाउन होकर हमारे पास क्या बनता है, किसी भी फॉर्म में आप इसको लें, स्टार्च की फॉर्म में भी लें तो हमारे पास क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, ये जो आप खाना वो लेते होते हो, फ्रूट्स ले रहे होते हैं डिफरेंट तरह के, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फिर ग्लूकोज हमारी बॉडी के डिफरेंट अज़ाम के अंदर जाके फिर उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो या तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है लीवर में, और जब हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है वो फिर उसकी ब्रेक डाउन होकर अगेन ग्लूकोज में आ जाता है और फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा बाज़ औक़ात एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमारी बॉडी में फैट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि ओबेसिटी को काज करते हैं। उसके बाद फिर हमने ये चीज़ भी देखी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी मिलती है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें तो आपको सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन आ सकती है। डिफाइन carbohydrates and which elements are present in carbohydrates. Write the general formula of carbohydrates. How carbohydrates are synthesized. ठीक है, उसके बाद write the structural formulas, different formulas of glucose. Write the ring form and straight chain formula of glucose. Write the formula of sucrose. ठीक है, उसके बाद write the formula of starch, ये भी आपको आ सकता है। उसके बाद हाउ ओवर बॉडी गेट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, उसके बाद ये MCQs के अंदर आ सकता है कि कितनी एनर्जी मिलती है, किस फॉर्म में स्टोर होता है, ये सारी चीज़ें आपको पेपर में आ सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।